दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है बंगाल चुनाव को लेकर। जी आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ बनाया मास्टर प्लान। एलपीजी सिलेंडर के साथ कल प्रदर्शन करेंगी टीएमसी। जी हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान का वक्त करीब आ गया है। 27 मार्च को यहां फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग होगी। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही बंगाल के रण में एक दूसरे के खिलाफ जमकर वार पलटवार कर रही है। जहां बीजेपी सोनार बांग्ला का सपना दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वहीं ममता बनर्जी की पार्टी बीजेपी को दंगा करवाने वाली पार्टी बता रही है। इन सब के बीच अब टीएमसी को महंगाई का नया मुद्दा भी हाथ लग गया है, जिसके बाद कल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यानी रविवार को एलपीजी की बढ़ती कीमतों के विरोध में मार्च निकाला जाएगा। सीएम ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे पर ऐलान करते हुए बताया कि कल हम सिलीगुड़ी में रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में एलपीजी सिलेंडर लेकर विरोध मार्च निकालेंगे। दरअसल केंद्र सरकार पर लगातार बढ़ती महंगाई पर विपक्ष चौतरफा हमला कर रहा है। फरवरी से लेकर मार्च तक में सिलेंडर के दामों में 4 बार बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद अब महंगाई के मुद्दे पर चुनावों के बीच टीएमसी भी बीजेपी को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही। आपको बता दें, जिसके चलते अब टीएमसी भी पेट्रोल और घरेलू गैस के बढ़ते दामों को हथियार बनाकर बीजेपी पर हमला करने का प्लान बनाया है। और दूसरी अगली बड़ी खबर बता दें कि सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सांस लेने में तकलीफ। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया। आपको बता दें, न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सांस लेने में समस्या होने के बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया और ये जानकारी खुद सांसद कार्यालय द्वारा दी गई है। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा दिल्ली का होगा अपना अलग शिक्षा बोर्ड। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने दिल्ली के अपने अलग शिक्षा बोर्ड के फैसले को मंजूरी दे दी है। सीएम केजरीवाल ने बताया कि आज हमने दिल्ली की कैबिनेट में शिक्षा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल प्रैक्टिस को हम स्कूलों और बोर्ड में लेकर आएंगे। आपको बता दें, साथ ही उम्मीद जताते हुए कहा कि अगले 4 से 5 साल में स्वेच्छा से सारे सरकारी निजी स्कूल बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये बोर्ड 3 लक्ष्य पूरे करेगा। हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त हों, जो आने वाले समय में हर क्षेत्र में देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हों। हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने और ये बोर्ड बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तैयार करेगा। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर बता दें कि क्या पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे मिथुन चक्रवर्ती और सौरव गांगुली। भाजपा नेताओं ने दिया जवाब। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस समय राजनीतिक दलों की विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। राज्य में भाजपा के चुनाव प्रचार के लिए 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करेंगे। इस रैली में पश्चिम बंगाल की 2 शख्सियतों सौरव गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती के शामिल होने को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। इन दोनों के पीएम की रैली में आने को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा के पदाधिकारियों ने जवाब दिया है। आपको बता दें कि पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने के बाद से उनकी भाजपा से करीबी मानी जा रही है। वहीं टीएमसी से राज्यसभा सांसद रह चुके एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद उनके बीजेपी में आने की चर्चाएं हैं। ऐसे में क्या पीएम मोदी की रैली में ये दोनों शामिल होंगे, इस पर भाजपा नेता दोनों के स्वागत की बात तो कह रहे हैं, लेकिन वो आएंगे या नहीं इस पर कुछ भी साफ साफ नहीं कह रहे हैं। घुमा फिराकर जवाब दे रहे हैं भाजपा के नेता। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती और सौरव गांगुली के बीजेपी में आने की खबरों पर पश्चिम बंगाल की बीजेपी के नेता गोलमोल जवाब दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने मिथुन के बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर कहा कि अगर वे बीजेपी में आते हैं तो ये बंगाल और हमारी पार्टी दोनों
दोनों के लिए अच्छा होगा। अगर वे प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हैं तो बंगाल के लोगों को खुशी होगी। वहीं बीजेपी बंगाल प्रभारी और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती से मेरी फोन पर बात हुई है, उनसे मिलने के बाद ही हम ज्यादा बता सकते हैं। सौरव गांगुली के पीएम की रैली और भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख दिलीप घोष ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाल ही में हुई कोर कमेटी की बैठक में भी इस पर चर्चा नहीं हुई है, ऐसे में वो कुछ नहीं बता सकते हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि सौरव गांगुली का स्वास्थ्य इजाजत देता है और वो इस कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उनका स्वागत है। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर निकल कर आई जो कि किसान आंदोलन के हवाले से है, जिसमें आपको बता दें कि किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे। राकेश टिकैत ने दिखाए तेवर, कहा आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर किसानों ने शनिवार को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को ब्लॉक कर विरोध प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि वो शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे ब्लॉक करेंगे। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की कमान संभाल रहे राकेश टिकैत ने भी ट्वीट कर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में लिखा कि किसान संघर्ष के 100 दिन समाधान तक आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। समस्त किसान भाइयों को हृदय से आभार, जिन्होंने अपने परिवार से ज्यादा राष्ट्र को सर्वोपरि माना और किसान को बचाने के लिए पूर्ण सहयोग दिया। गौरतलब है कि इस समय दिल्ली की कई सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिनमें से गाजीपुर बॉर्डर की कमान राकेश टिकैत ने संभाली हुई है। कृषि कानूनों के खिलाफ पहले पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, लेकिन बाद में वेस्ट यूपी के किसान भी आंदोलन में शामिल हो गए। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड गुज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। जल्द उम्मीदवारों की होगी घोषणा। जी आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के 5 एमसीडी चुनावों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है, उससे पार्टी में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी अब इस उत्साह का इस्तेमाल अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में करेगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि पार्टी बहुत जल्द उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करेगी। आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव के लिए आपने जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन कर दिया है। यूपी के स्थानीय निकाय के चुनाव को आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देख रही है। आपके यूपी प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह की अगुवाई में शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक का आयोजन प्रयागराज में किया गया। इस बैठक में उन्होंने बताया कि पहले सूरत और फिर दिल्ली में स्थानीय निकाय के चुनाव में जो कामयाबी पार्टी को मिली है, अब उसका इस्तेमाल यूपी में किया जाएगा। सभाजीत सिंह ने बताया कि यूपी पंचायत चुनाव को लेकर हमारी तैयारी चल रही है। हमारी जिला स्तरीय कमेटियां प्रत्याशियों के चयन पर काम कर रही हैं। सभाजीत सिंह ने बताया कि हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और लोगों को केजरीवाल मॉडल के बारे में बता रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लोगों के बीच चर्चा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश की जनता को बीजेपी सरकार की नाकामयाबी बता रहे हैं। पार्टी का कहना है कि यूपी सरकार को बस जाति और धर्म की राजनीति करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश के एक एक व्यक्ति के घर तक जाकर केजरीवाल के विकास मॉडल की चर्चा करेगा। और दोस्तों मैं एक बड़ी खबर बता दें, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा चुनावी राज्यों में वैक्सीन प्रमाण पत्रों से हटाई जाए पीएम मोदी की फोटो। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उन राज्यों में चुनाव आचार संहिता के नियमों के तहत कोरोना वायरस वैक्सीन प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटाई जाए। आयोग ने मंत्रालय को इस बाबत पत्र लिखा है और इस मामले में अपना जवाब भी दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि
आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने इस बाबत चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के प्रमाण पत्रों पर पीएम मोदी की फोटो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। टीएमसी ने कोरोना वैक्सीन प्रमाण पत्रों पर पीएम मोदी की तस्वीर पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि वे फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी वैक्सीन के प्रमाण पत्रों से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने को कहा है। मालूम हो कि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस मसले पर चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है, जिन्होंने कहा था कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान केंद्र सरकार की योजना है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें जो कि पश्चिम बंगाल इलेक्शन को लेकर है। जी आपको बता दें कि पहले टीएमसी से कटा सोनाली गुहा का टिकट, लाइव टीवी पर बहाए आंसू, 24 घंटे बाद दिल में जागा कमल प्रेम। जी हम बात कर रहे हैं कि टीएमसी की तरफ से कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होने के साथ ही पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। दरअसल इस बार नए चेहरे को मौका देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन सभी नेताओं का पत्ता काट दिया जो पार्टी में सालों से बने हुए थे। 80 साल से ज्यादा उम्र के नेता को टिकट नहीं मिला है। टिकट नहीं मिलने पर कुछ पूर्व विधायकों का गुस्सा फूटा तो कुछ आंसू बहाते भी दिखे। आपको बता दें कि टीएमसी का खेला होबे तो बीजेपी का ब्रिगेड चलो। कुछ घंटे बाद पीएम मोदी की कोलकाता में मेगा रैली, जुबान पर रहेगी ममता, निशाने पर सत्ता। इनमें एक नाम पूर्व डिप्टी सीएम और 7 गछिया की विधायक सोनाली गुहा का भी है। टिकट के नहीं मिलने पर सोनाली गुहा ने लाइव टीवी पर ही फूट फूट कर आंसू बहाना शुरू कर दिया था। लिस्ट जारी करने के करीब 24 घंटे बाद ही सोनाली गुहा ने भाजपा नेता मुकुल राय को फोन किया और बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जताई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोनाली गुहा ने मुकुल राय को फोन कर कहा है कि उन्हें टिकट नहीं चाहिए, वो सिर्फ बीजेपी में शामिल होकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना चाहती हैं। सूत्रों की माने तो शनिवार की शाम सोनाली गुहा भाजपा नेता मुकुल राय से मुलाकात किया और संभवतः वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें कि आईटी रेड के बाद अब अनुराग कश्यप ने शेयर किया पहला पोस्ट। तापसी संग तस्वीर शेयर कर हेटर्स को दिया जवाब। जी आपको बता दें कि फिल्मकार अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घर पर बुधवार यानी 3 मार्च को आयकर विभाग ने कर चोरी मामले में छापेमारी की थी। दोनों कलाकारों से आयकर विभाग ने 2 दिनों तक लंबी पूछताछ की थी। हाल ही में तापसी पन्नू ने इस मामले को लेकर पहली बार अपना रिएक्शन दिया। वहीं अब अनुराग कश्यप ने भी अपना पहला पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने तापसी पन्नू के साथ फिल्म दोबारा की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। उन्होंने शनिवार को इंस्टाग्राम पर घोषणा करते हुए कैप्शन में लिखा कि सभी नफरत करने वालों को हमारी तरफ से प्यार। इस पोस्ट के साथ अनुराग ने अपनी और तापसी की एक फोटो भी शेयर की है। फोटो में अनुराग हंसते हुए नजर आ रहे हैं और वो तापसी की गोद में बैठे हैं। दोनों वी यानी विक्ट्री का साइन बनाते नजर आ रहे हैं। और दोस्तों अगली एक और खबर में बता दें कि टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल। नड्डा ने कहा सही आदमी को गलत पार्टी से मुक्ति। जी हां आपको बता दें कि टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल और नड्डा ने उनका सहयोग किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब कई रंग देखने को मिलने लगे हैं। 7 मार्च को पीएम मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड मिलने लगे हैं। 7 मार्च को पीएम मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड मैदान रैली के पहले टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दिनेश त्रिवेदी के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उनका आना पार्टी के लिए काफी अच्छा है। दिनेश त्रिवेदी एक परफेक्ट इंसान है, वो गलत पार्टी में थे। जी आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के दौरान दिनेश त्रिवेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बंगाल के कल्चर से ज्यादा करप्शन की बात होती है। बंगाल के गौरव को वापस लाने की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी को परिवार नहीं कार्यकर्ताओं की पार्टी करार दिया। बीजेपी के सोनार बांग्ला के नारे की तारीफ करते हुए दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि हम हमेशा जनता के साथ रहेंगे, हमेशा जनता की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे।
और दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कांग्रेस में अनबन के बीच बोले गुलाम नबी आजाद, कहा पार्टी जहां बुलाएगी मैं चला जाऊंगा। जी हमको आपको बता दें कि आगामी 5 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी का उनके लिए जो आदेश होगा वे उसका पालन करेंगे। मालूम हो कि कांग्रेस के भीतर उथल पुथल बनी हुई है। पार्टी में गांधी परिवार और उसके असंतुष्ट नेताओं के बीच खाई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम 5 राज्यों में पार्टी और उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता है और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। ये मैं पार्टी में अपने सहयोगियों की ओर से भी कह रहा हूं। मालूम हो कि पार्टी के 23 असंतुष्ट नेताओं जिन्होंने पार्टी नेता सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि G23 नाम दिया गया था। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि जहां भी उम्मीदवार या पार्टी हमें चुनाव प्रचार के लिए बुलाएंगे, अगले 2 महीने तक हमारा ध्यान वहीं केंद्रित रहेगा। आजाद ने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी टिप्पणियों को कांग्रेस में गलत तरीके से देखा गया और गलत समझा गया। आजाद ने कहा कि मैंने पीएम की प्रशंसा नहीं की, इसका एक संदर्भ था। मालूम हो कि पिछले महीने जम्मू में एक सभा में जहां आजाद ने और कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने एक बैठक की, आजाद के बयान ने कई लोगों को हैरान कर दिया था। आजाद ने कहा कि मुझे नेताओं के बारे में बहुत सारी बातें पसंद हैं, मैं एक गांव से हूं और मुझे इस पर गर्व है। यहां तक कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भी एक गांव से हैं और चाय बेचते थे। हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन मैं उनकी सराहना करता हूं। ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई जब इससे पहले पीएम मोदी आजाद को संसद में विदाई देते हुए भावुक हो गए थे। आजाद के हमले के बाद बंगाल में मुस्लिम धर्मगुरु की पार्टी के साथ गठबंधन करने के पार्टी के फैसले पर एक और G23 नेता आनंद शर्मा ने हमला बोल दिया था। आनंद शर्मा ने कहा कि ISF और समान दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है। गांधी और नेहरू द्वारा धर्मनिरपेक्षता की वकालत की गई, जो कांग्रेस की आत्मा है। इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि एक हफ्ते में 2700 रुपए तक गिरी चांदी की कीमत, सोना भी 1600 रुपए नीचे आया है। जी आपको बता दें कि शादियों का सीजन शुरू होने से ठीक पहले गहनों के बाजार में आम ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। बाजार के जानकारों का कहना है कि ये गहने खरीदने के लिए बेहतर मौका है। बिहार की राजधानी पटना के सराफा बाजार में साप्ताहिक कारोबार के अंतिम दिन शनिवार को मिला जुला रुख देखने को मिला। चांदी के भाव में 300 रुपए प्रति किलो की मजबूती आई। दूसरी तरफ सोने का भाव पूर्व स्तर पर टिका रहा। हालांकि इस पूरे हफ्ते की समीक्षा करें तो दोनों धातुओं की कीमत काफी गिरी है। यहाँ बता दें कि चांदी का भाव 300 रुपए प्रति किलो बढ़कर 66,800 रुपए पर पहुंच गया। पिछले 2 दिन में चांदी के भाव में कुल 2600 रुपए की तगड़ी गिरावट आई थी। सोना बिठूर का भाव आज 46,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा, जबकि सोना 22 कैरेट का भाव 46,750 रुपए बोला गया। इसमें कोई घटबढ़ नहीं आई। एक दिन पूर्व शुक्रवार को भी सोने का भाव भी यही रहा। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि रविवार को देश के इन हिस्सों में होगी गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि। जाने क्या है IMD की ताजा अपडेट। जी आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को देश के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसी के चलते मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। शनिवार दोपहर के बाद से लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। रविवार और सोमवार को मौसम में और ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। रविवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मंगलवार को थोड़ी राहत के बाद इन क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।